मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग लेक्चर 2 है हम लोगों का टॉपिक डॉक्टर केंट के फिलॉसफी पर। सेकेंड लेक्चर आज हम लोग देखने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग ऑर्गेनन के जो फॉर्म 2 पर डॉक्टर केंट का क्या व्यू है, क्या कहना चाह रहे थे, वो हम लोग आज देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? रिकॉर्ड। हाँ, ये जो सब्जेक्ट है, खास करके जब हम लोग क्योर के विषय में चर्चा करते हैं तो बहुत सारे सवाल हम लोगों के दिमाग में आ जाते हैं। और जब डॉक्टर ऑर्गेनन के सेकेंड एफॉइल में जो बातें लिखी हुई हैं उसके संदर्भ में, जैसे ये जो लिखा हुआ है हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। और डॉक्टर केंट इसी संदर्भ को डिस्कस करने का कोशिश किया है इस चैप्टर में, द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। तो सबसे पहले हम लोगों को डॉक्टर केंट ये बताना चाह रहे हैं कि क्योर आखिर में किसको हम लोग कहेंगे, क्योर के लिए अल्टीमेट परिभाषा क्या होगा, सबसे बीमारी ठीक हो जाने को हम लोग क्या कहेंगे, किसको हम लोग क्योर मानेंगे। डॉक्टर हैनीमैन के बातों को लेकर के जब देखा जाता है तो वो बहुत ही आदर्शवादी शब्द है ना। हैनीमैन का शब्द जो है तो बहुत ही आदर्शवादी शब्द है। और ऐसे में हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर को समझना हम लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है। और जब आप किसी रोगी के संदर्भ में बात करते हैं, कोई रोगी जब हम लोगों के पास में आता है और तो उसका ध्यान रहता है हम लोग के बीमारी के लक्षण के दूर होने पर, है ना। वो एक सीमा होता है, हर एक बीमारी का एक अपना एंट्री पॉइंट होता है, फिर उसका डेवलपमेंट पॉइंट होता है और उसका एक टर्मिनेशन पॉइंट होता है। तो रोगी अपने अपने अवस्था में आते हैं और अगर कॉन्स्टिपेशन लेकर के आया या कोई खास हल्का फुल्का बीमारी आया तो उस समय में उसका ध्यान जो है तो वहीं पर रहता है और उसको वह दूर करने के लिए आपके पास में कोशिश करेगा कि आप उसको दूर कीजिए। ठीक है ना? उसको दूर करने के लिए रोगी ये चाहता है। और रोगी का व्याख्या जो है तो क्योर के संबंध में और हम लोगों का फिजिशियंस का जो व्याख्या है, जो हम लोग का है, दोनों में अंतर है। एक जनरल फिजिशियंस के पास में जब रोगी जाता है कोई स्किन का डिजीज लेकर के और स्किन का प्रॉब्लम लेकर के जाता है तो उसको कुछ ऑइंटमेंट और कुछ ये सारी दवाइयां दी जाती हैं और उससे उसका ऑइंटमेंट से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन उसके कुछ आंतरिक समस्या होते हैं, वो ठीक नहीं होते हैं, उसमें बल्कि बढ़ोतरी ही हो जाता है या पहले से नहीं था तो नया रोग आ जाता है। तो रोगी तो यह समझता है कि उसका बीमारी जो है सो ठीक हो गया है ना, उसका रोग जो है तो वह बीमारी जो है सो अब ठीक हो गया है और वो जो स्किन डिजीज है वो ठीक हो गया है। अब इसे ये एक नया रोग जो मेरे पास में आ गया है, यह दूसरा बीमारी है। तो ये जो सवाल दिमाग में जो पेशेंट के दिमाग में है वह इसलिए आता है कि वह स्किन डिजीज को एक अलग मानता है और लीवर के प्रॉब्लम या दूसरे प्रॉब्लम है उसको अलग अलग मानता है। लेकिन एज ए फिजिशियन आप देखते हो कि वह ठीक हो गया, उसके बाद से ये बढ़ गया, तो आपको क्या लगता है कि ये बीमारी जो है तो एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट कर गया, है ना, या लगता है कि ये बीमारी जो है तो अब खत्म हो गया लेकिन उसके कष्ट तो बीमारी के लिए शर्तें बनी हुए हैं क्योर के लिए, है ना। क्योर को समझने के लिए कुछ शर्तें हैं जिसका कि दिमाग में हम लोगों को दिमाग में ध्यान रखना पड़ेगा। क्योर के क्या शर्त है, क्या लक्षण होना चाहिए, किसको हम लोग क्योर कहेंगे। तो कहते हैं कि सिंपली डिसअपियरेंस ऑफ द सिम्टम्स इज नॉट द क्योर, है ना। सिंपली डिसअपियरेंस ऑफ द सिम्टम्स जो है केवल लक्षण का दूर हो जाने को क्योर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि परमानेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, परमानेंट,
परमानेंट का मतलब होता है कि फिर से वह दोहराए नहीं, फिर से वह बात जो है सो निकल करके सामने में नहीं आए, ठीक है, वो फिर से निकल करके नहीं आए। और रोगी ये भी चाहता है कि कष्ट जल्दी दूर हो जाए, बिना कष्ट के दूर हो जाए, है ना। तो ये ये सब रोगियों की भाषा होती है। और रोगी में रैपिड चाहता है, जेंटल चाहता है, परमानेंट, तीनों एक साथ चाहता है ना। रोगी चाहता है कि बीमारी जल्दी ठीक हो जाए, रोगी उसके साथ में और दूसरा कष्ट नहीं हो, और उसका परमानेंट रिस्टोरेशन हो जाए, परमानेंट बीमारी जो है तो ठीक से हो जाए, है ना। और ये भी नहीं कि आधा अधूरा पूरा हो जाए, है ना। रिमूवल एंड होल एक्सटेंट, इन इट्स होल एक्सटेंट ये चाहता है। और कितना समय चाहता है? शॉर्टेस्ट, जितना कम से कम है समय में, है ना, जितना कम से कम समय में, वो ये रोगी की चाहत होती है। क्या हम इसको कर पाते हैं? और इसको कर पाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, है ना। इसको क्या कर पाते हैं और इसको करने के लिए, इस प्रयास को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा बहुत महत्वपूर्ण बात होता है। जब हम रोगी को अगर एक मनुष्य के रूप में देखते हैं, एक टोटल बॉडी के रूप में, लाइफ के रूप में देखते हैं, तो हमें यह भी समझना पड़ेगा उसका रोग जो है तो एक जगह पर अवस्थित नहीं है। भले एक जगह पर वह दिखलाई पड़ रहा है, उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन उसके जो विस्तार जो है तो पूरे शरीर में है। जब विस्तार जब पूरे शरीर में है, तो जब हम एक जगह इलाज करते हैं तो वह, अगर उसको लोकल को हम मान करके चलेंगे तो वहां पर वह दब जाएगा और दूसरे जगह जाकर के वह डेवलप कर जाएगा। तो इस क्रम में, देखने के क्रम में, तीन बातें सामने में उभर करके आते हैं, है ना। क्योर के संबंध में तीन बातें सामने में उभर करके आता है। एक तो स्वयं क्योर होता है, दूसरा जो होता है इसका सप्रेशन, और तीसरा पैलिएशन। क्योर के संदर्भ में जब हम लोग रोगी को जब हम व्यवस्था करते हैं तो हम उसके रोग को ठीक करते हैं, सप्रेस करते हैं और उसको पैलिएट करते हैं। ये तीन बात हम लोग, सप्रेशन, पैलिएशन एंड क्योर। तो क्योर कब होगा, सप्रेशन कब होगा और पैलिएशन कब होगा, इस बात का दिमाग में हम लोग जब होगा तभी जाकर के ये हम इस बात को समझ पाएंगे कि क्योर के लिए हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा। क्योर के लिए कहते हैं कि ये कंप्लीटली, ये जो सारे शर्त डॉक्टर हैनीमैन ने जो दिया है वह क्योर के लिए दिया है। अगर इसमें से किसी एक की कमी होती है, किसी एक की कमी होती है या दो की कमी होती है, या इसके प्रिंसिपल का, ये तो उसे हम लोग क्योर नहीं मानते, है ना। और रोगी आते हैं और रोगी का जो परमानेंट, जो प्रारंभिक बीमारी ठीक हो जाता है और दूसरा बीमारी उभर करके चला आता है या दूसरे रोग में वृद्धि हो जाता है, तो इसको तो हम लोग कहेंगे कि ये इसे सप्रेशन हो गया, है ना। रोग जो है तो यहाँ से दब करके दूसरे जगह चला गया, यानी कि शिफ्ट कर गया, रोग शिफ्ट कर गया या तत्काल वहां पर अंदर जाकर के बैठ गया, अभी वो उभर नहीं रहा है। सप्रेस करने का मतलब दबा दिया गया और अभी उसका प्रभाव नहीं देखा जा रहा है, तो सप्रेशन कहते हैं। पैलिएशन होता है, कुछ समय राहत होता है, फिर से उभर करके आ जाता है। जब भी पैलिएशन होगा तो वह रोग जो है तो फिर से उभर करके बाहर आ जाएगा, तो पैलिएशन। तो जब आपको क्योर करने के लिए, तो जब कहते हैं डॉक्टर केंट कहते हैं कि आपको पूरा मनुष्य को, जब मनुष्य को समझ में आएगा सिक क्या है, व्हाट इज सिक, इसलिए उन्होंने पहले ही फर्ज में कहा कि व्हाट इज सिक, है ना। सिक क्या क्या, सिक एज ए मैन, एज ए होल इज सफरिंग, मैन इन डिजीज, है ना। इट इज नॉट द मैन, डिजीज इन मैन, है ना, डिजीज इन मैन। मैन, ये बात को, दो बात हम लोग को दिमाग में होना चाहिए, मैन, डिजीज इन मैन और मैन इन डिजीज, है ना। हम रोग में आदमी है कि आदमी के अंदर रोग है। जब आदमी के अंदर रोग है तो वह रोग सभी जगह पर है, और रोग में आदमी है तो कहीं एक जगह पर सीमित है। लेकिन हम लोग, हमारे अंदर में रोग है, डिजीज में हम नहीं है, हमारे अंदर में रोग है। तो हमें हमेशा इस बात को सोचना होगा कि हमारा जो बीमारी है वह जो है तो एक विस्तार में है, पूरे एरिया में है। और जब हम पूरे को कंसिडर करके करते हैं तो हमारा रोग जो है तो
क्योर की ओर जाएगा और वह आपको होगा, ठीक हो जाएगा। दूसरा बात होता है कि जब अगर पूरे तरह से नहीं ठीक होता है तो हम लोग उसको कहीं आधा अधूरा सिम्टम्स, टोटलिटी नहीं बन पाया, पूरा नहीं बन पाया, तो उसे जो है डिजीज जो है तो सप्रेसिव होता है, लोकल ट्रीटमेंट हो जाता है और लोकल ट्रीटमेंट के कारण बीमारी जो है तो सप्रेस हो जाते हैं और दब जाते हैं। फिर तीसरी बात डॉक्टर केंट ने ये देखा इसमें कि अगर एक या दो लक्षण पर दवा दी जाती है या किसी एक बात को केवल ध्यान में रख करके दिया जाता है तो वह बात तो तुरंत कुछ समय के लिए राहत हो जाता है, लेकिन फिर से वह उभर जाता है। तो ये क्योर पैलिएशंस और क्या कहते हैं सप्रेशंस में यह वेरिएशंस है। उसके बाद में जब सप्रेशंस होते हैं तो इसको भी कई एक फॉर्म होते हैं। सप्रेशन के भी कई एक फॉर्म हम लोग को दिखलाई पड़ते हैं। जैसे सप्रेस हो गया तो ऊपर से एकदम भीतर की ओर चला गया, है ना, सप्रेस होकर के वह ऊपर से नीचे की ओर चला गया और वह अभी कुछ तत्काल आपको कुछ दिखलाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन पेशेंट को अच्छा नहीं लग रहा है, वो सारे सिम्टम्स आपको पैथोलॉजी आपके खत्म है। और आजकल के समय में आप देखते होंगे कोई भी डायबिटिक पेशेंट्स को देख लीजिए, उनके शुगर के कंडीशन हमेशा नील नजर आते हैं क्योंकि वह डायनिल का दवा लेते रहते हैं और उस दवा लेने के क्रम में दवा लेने के क्रम में उसे लक्षण तो महसूस नहीं होता है, लेकिन अनइजीनेस बना रहता है, कुछ ना कुछ तो शरीर में बना रहता है ना, कुछ ना कुछ तो शरीर के अंदर में बना रहता है। तो इसे क्या लगता है, इसे लगता है कि अनइजीनेस है, रोग नहीं दिखलाई पड़ रहा है लेकिन फिर भी वहां पर प्रेजेंट है। तो सप्रेशन वाले रोगी जब भी आते हैं तो उनके कुछ ना कुछ तो कष्ट बने रहते हैं, लेकिन मेन सिम्टम्स जो है तो वह आपको दिखलाई नहीं पड़ता है। कुछ पेशेंट होते हैं जब ये बार बार सप्रेस कर दिया जाता है तो यह डिजीज जो है तो एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर हो जाता है, जिसको कि मेटास्टैटिस बोला जाता है ना, मेटास्टैटिस यानी कि एक जगह से दूसरे जगह का डिजीज का ट्रांसफर हो गया, इसे हम लोग मेटास्टैटिस कहते हैं और हम रोगी को वहां दिखाई पड़ता है। कभी कभी होता है जब मेटास्टैटिस का सिचुएशन आता है तो रोग अगर डॉक्टर समझते नहीं है ठीक से तो क्या करेंगे, यहाँ का इलाज कर रहे हैं, उसके बाद में जब दूसरे जगह रोग चला गया तो वहां पर इलाज करने लगते हैं, तो फिर वहां का इलाज करते हैं तो फिर ये इस पर होते, तो उसके बाद में क्या होता है, अल्टरनेटिंग स्टेज आ जाता है, माने एक के बाद में दूसरे स्टेज आने लगते हैं। तो ये दोनों जो मेटास्टैटिक स्टेट और अल्टरनेटिंग स्टेट ऑफ द डिजीज जो है तो एक रोग का क्रॉनिसिटी को इंडिकेट करता है, जिससे कि और भी डीपर प्लेन पर चला गया, रोग ठीक नहीं हुआ बल्कि बहुत ही गहरी तरह से सप्रेस हो गया है और भीतर ही भीतर वह अपना एक व्हिर्लविंड भंवर बना लिया। भंवर समझते हैं ना, नदी के अंदर में भंवर बन जाते हैं तो एक ही जगह पर पानी जो रोटेट करता रहता है उसको व्हिर्लविंड कहते हैं। तो ये जो व्हिर्लविंड बन जाते हैं शरीर के अंदर में, यह जीवन के लिए एक बहुत बड़ा कष्टकर स्थिति हो जाता है, इनक्योरेबल स्टेज इसमें चला आता है। इसी तरह से जब एक या दो लक्षण पर पैलिएट किया जाता है, माने लक्षण पर इलाज किया जाता है, तो उससे क्या होता है कि कुछ समय के लिए वह बीमारी जो है तो राहत मिल जाता है और फिर से उभर करके चला आता है। और वह जो उभर करके आता है वह ज्यादा, जैसे बहुत सारे लोग को नींद की गोली लेने की आदत होती है, नींद की गोली शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, एक दिन खाए बड़ा आराम से सो गए, दूसरे दिन अगर नहीं खाए तो और नींद नहीं आ रही है तो फिर गोली ले लेते हैं तो फिर सो जाते हैं, माने ये जैसे दवा का प्रभाव खत्म होता है वो फिर से आ जाता है और ये देते लेते लेते क्या होता है कि एक समय में इनका जीवन का आदत बन जाता है नींद नहीं आना, है ना, और डोजेज बढ़ाने पड़ते हैं। तो जब भी पैलिएटिव मेडिसिन होते हैं उसमें इंक्रीज ऑफ डोज होता चला जाता है, रोग का दवा का मात्रा जो है तो बढ़ता चला जाएगा। आज एक गोली ले रहे हैं तो 10 दिन के बाद में 2 गोली लेने पड़ेंगे, 1 साल के बाद में 4 गोली लेने पड़ेंगे। इस तरह से गोलियों की संख्या बढ़ती चली जाती है जब हम पैलिएटिव मोड में जाते हैं और यह इनक्योरेबल। ऐसा आज आप हम लोग बहुत सारी बीमारियों में देख रहे हैं जो क्रॉनिक में है, कुछ लोग जो हाइपरटेंशन की दवा लेना शुरू कर दिए, डायबिटीज की दवा लेना शुरू कर दिए, थायराइड की दवा लेना शुरू कर दिए, प्रारंभ में जितना मिलीग्राम का दवा ले रहे थे
वह कुछ समय के बाद में उसका मात्रा डोजेज बढ़ता चला जाता है और एक समय में आता है जबकि वह विस्फोटक स्थिति हो जाता है और उसके आगे नहीं बढ़ पाता है, उसके आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है और फिर आपको एक सेकेंडरी पैथोलॉजी क्रिएट होने लगता है जो कि बीमारी इनक्योरेबल स्टेज में चला जाता है। तो इस तीन चीज को, इस अवस्था को निराकरण करने के लिए डॉक्टर केंट ने कहा ये बात नहीं समझने से हम लोग हाईएस्ट इस आइडियल ऑफ द क्योर को पहुंच नहीं सकते। हाईएस्ट आइडियल ऑफ द क्योर इस बात पर निर्भर करता है जब आप रोगी को आप समझ पाते हैं, रोगी को एज ए होल देखते हैं, एक मनुष्य कंप्लीट मैन के रूप में देखते हैं, तभी आपको आइडियल क्योर की बात समझ में आएगी और रैपिड की बात समझ में आएगी। रैपिड किसको कहते हैं? डॉक्टर केंट पूछते हैं रैपिड किसको कहते हैं, रैपिड कितना जल्दी होना चाहिए, है ना। कोई भी बीमारी आता है तो उसका एक स्टेज होता है, स्टेज को क्रॉस करके वह आगे बढ़ता है, डेवलप करता है। तो स्टेज अगर पहले स्टेज में आया तो वह जल्दी ठीक हो जाएगा, उससे और आया कॉम्प्लेक्स बन गया तो और भी ज्यादा बनता चला जाएगा। तो रैपिड अगर कोई बीमारी एक्यूट डिजीज आया तो बहुत ही रैपिड दिखलाई पड़ेगा, उसके लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्रॉनिक डिजीज आया तो उसके लिए ज्यादा समय लगेगा। तो समय की का सीमा में डिपेंड करता है कि आपके डिजीज का गहराई, इंटेंसिटी, डेप्थ कितना बन गया है, तो इसको रैपिड की से तुलना किया जाता है। दूसरा है जेंटल, है ना। जेंटल कहने का मतलब होता है कि रोगी जो है तो कष्ट इसके साथ में अनईजी फील नहीं करे। इसे जैसे कोई कष्ट इलाज आप कर रहे हैं तो उसे रोग में अगर वृद्धि भी होता है तो रोगी अपने अंदर में भीतर में आंतरिक शांति को महसूस करता है ना। तो इलाज करने का मतलब होता है रोगी को शांति देना। कष्ट चाहे बढ़ता घटना तो लगा रहेगा, डिपेंड करेगा कि इसी को जेंटल कहा जाता है, आंतरिक शांति देने। अगर आपके दवा देने के बाद में किसी को लैट्रिन हो रहा है और 8-10 लैट्रिन हो गया फिर भी वो अपने को फ्रेश महसूस कर रहा है, इसको हम लोग जेंटल मोड कहेंगे, है ना। कॉन्स्टिपेशन हो गया है और उसे अच्छा लग रहा है, दवा देने के बाद में कॉन्स्टिपेशन हो गया और पेशेंट अच्छा महसूस कर रहा है, इसे हम लोग जेंटल मोड कहेंगे। जेंटल मोड का मतलब होता है कि जहां रोगी अपने आप को अच्छा महसूस करे। तीसरी बात होती है कि परमानेंट, है ना। परमानेंट मतलब स्थायी तौर पर। स्थायी तौर तभी हो सकता है जबकि आप माइजमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि जड़ से उखाड़ने की बात करते हैं। माइजमा जो आपके वाइटल प्रिंसिपल पर जो बैठ गया है, वाइटल प्रिंसिपल को सप्रेस किया गया है और वाइटल प्रिंसिपल को खत्म करने के करके ही आप माइजमेटिक बीमारी का इलाज कर सकते हैं। और माइजमेटिक बीमारी के इलाज करने से परमानेंट रिस्टोरेशन होगा और डिजीज जो है तो अपने कंप्लीट होल एक्सटेंट का मतलब शरीर से पूरे संपूर्ण रूप से शरीर से निकल जाना, इसको होल एक्सटेंट कहेंगे। और यही इसका सबसे शॉर्टेस्ट टाइम होता है ना, शॉर्टेस्ट टाइम होता है और सबसे हार्मलेस तरीका होता है ना। शॉर्टेस्ट टाइम और हार्मलेस तरीका ये है कि आप जो है तो ऑन इजिली कंप्रहेंसिबल प्रिंसिपल, है ना, जो प्रिंसिपल सिद्धांत आधारित चिकित्सा, है ना, बिना सिद्धांत के। हेनिमैन के समय में सबसे बड़ी बात यह थी कि कोई सिद्धांत नहीं था, लोग जैसे तैसे, एनार्की था, है ना। चिकित्सा विज्ञान में काफी एनार्की व्याप्त था और लोग जैसे मन में आता था वैसे इलाज किया करते थे। इससे कोई ये नहीं हो पाता था कि क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है, कैसा हो रहा है। रोगी ठीक होते थे, बीमार पड़ जाते थे, ठीक होते थे, बीमार पड़ जाते थे। तो ये अवस्था बना हुआ था। लेकिन जब एनार्की की जब ये बात समझ में आने लगी तो प्रिंसिपल डॉक्टर हेनिमैन ने इसलिए कहा कि चिकित्सा विज्ञान में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है डॉक्टर हेनिमैन का, वह है कंप्रहेंसिबल प्रिंसिपल, सिद्धांत को देना। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जिसको हम लोग कहते हैं, यह होम्योपैथी मेडिसिन के लिए एक प्रिंसिपल को निर्धारित किया गया है, सिद्धांत को निर्धारित किया है। बिना सिद्धांत के, बिना रास्ता तय किए हुए, बिना नियम कानून के अगर आप चलेंगे तो उसका कोई भी रेगुलेशंस नहीं बनता है, कोई भी आपको उसमें बात दिमाग में नहीं आ सकता है। इसी चीज को डॉक्टर केंट जो है तो पूरे
इस चैप्टर में व्याख्या करने का प्रयास किया है। पूरे चैप्टर के अंदर में आप देखिएगा जो अलग अलग एग्जाम्पल देकर के इस पूरे चैप्टर में उन्होंने एक्सप्रेस करने का कोशिश किया है। और इन प्रिंसिपल को कहा कि इलाज करने के लिए सबसे बड़ा जरूरी है कि आप सिद्धांत को समझ जाओ, है ना, सिद्धांत को समझ जाओ। तो फिजिशियन हु डज नॉट नो व्हाट ऑर्डर इट माइट नॉट बी ट्रस्टेड, शुड नॉट बी ट्रस्टेड। जो आदमी जो इस ऑर्डर को नहीं समझता है, रोग कैसे आता है, कैसे जाता है, कहाँ पर जाकर अवस्थित होता है, तो वह उसको उस डॉक्टर को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इट इज द ड्यूटी ऑफ द फिजिशियन देन फर्स्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज द मैन, है ना, व्हाट इज इन द मैन, मनुष्य के अंदर में क्या है जो कि डिजॉर्डर है, एंड टू रिस्टोर हिम टू हिज हेल्थ, उसको फिर रिस्टोर करना, एंड दिस रिटर्न टू हेल्थ विद द परफेक्ट क्योर, इसी को कहते हैं परफेक्ट क्योर, है ना। अब परफेक्ट क्योर के विषय में लोग कहते हैं कि एक बार जो हो गया, इम्यूनिटी डेवलप कर गया, तो दोबारा नहीं होता है। अगर आपके होम्योपैथिक प्रिंसिपल से, फिक्स्ड प्रिंसिपल से आप चलेंगे, गाइडेड प्रिंसिपल से चलेंगे, तो यह आपको परमानेंट रिस्टोरेशन की बात हो सकती है, माइल्ड की बात हो सकती है, जेंटल फ्लो लाइफ। जेंटल किसके लिए? जेंटल हमारे लाइफ फोर्स, लाइफ फोर्स जो है हमारा वाइटल फोर्स जो है, तो बीमार अवस्था में क्या होता है, अव्यवस्थित हो जाता है, वह कष्ट में होता है। और वाइटल फोर्स एक फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ एनर्जी है, एक एनर्जी का बहाव है, और जो कि एक नियमित गति से चलता रहता है। उस गति में जो बाधा दूसरे एक फ्लो को दूसरे फ्लो से जब मिलता है, तो उस गति में जो बाधा आ जाता है वह बीमारी का कारण बन जाता है। तो यह बीमारी का कारण जो है सो इंटरैक्शन बिटवीन द टू नेचर ऑफ द डिजीज, टू नेचर, और सिम्टम्स जो डेवलप करते हैं वह रिजल्टेंट एक्शंस के रूप में होते हैं, और हमेशा शरीर को कष्ट कर पहुंचाएगा, और वह आपको जेंटल क्योर नहीं कर, उससे जेंटल क्योर नहीं बन सकता है। इसलिए जेंटल कहने का मतलब होता है फ्लो जेंटली लाइक द लाइफ फोर्स इटसेल्फ, इंटरनल मैन इनटू द ऑर्डर, है ना, टर्निंग द इंटरनल मैन इनटू द ऑर्डर विथ फिक्स्ड प्रिंसिपल एज इज गाइड बाय द होम्योपैथिक रेमेडी। तो ये बहुत बड़ी बात डॉक्टर केंट ने इसको एक्सप्लेन, हैनीमैन की भाषा को एक्सप्लेन करने का कहा, और कहा कि इट इज मोर देन, ही हैज ए क्लियर कॉन्साइंस टू ऑल दैट बिलोंग्स टू इट। उसको सबसे बड़ा बात है कि उसके पास में एक आत्म ज्ञान होना चाहिए, उसके साथ में एक आत्म ज्ञान होना चाहिए, उसके अंदर में एक ऑनेस्टी होनी चाहिए, और ऑनेस्ट वर्कर ही इस चीज को पहुंच सकते हैं। फिर एक और बात है, when the man has himself thoroughly conversant with the materia medica, with the intelligent applications, when it is perfect interior life carrying to these principles. ये बहुत बड़ी लाइन है, when a man has made himself thoroughly conversant, विस्तृत रूप से उस मेट्रिया मेडिका का अध्ययन कर लिया है, और उसका अप्लाई करने का तरीका समझ लिया है, अप्लाई करने का तरीका, यानी कि ये कहना चाहते हैं डॉक्टर केंट कि मेट्रिया मेडिका और ऑर्गेनन में जो रिलेशनशिप जब एस्टैब्लिश हो गया है, तो वह आपको रोग को ठीक करने के लिए आपके संपूर्ण जेंटल जो परिभाषा है वह पूरा हो सकता है। मेट्रिया मेडिका का ज्ञान और ऑर्गेनन का ज्ञान, प्रिंसिपल का ज्ञान अगर कंबाइंड फॉर्म में होता है, तो हमारे रोग को ठीक होने का ज्ञान हम लोगों को पूरा हो सकता है। ये डॉक्टर केंट का ये है। फिर कहते हैं मैंस इंटीग्रिटी, है ना, मैंस इंटीग्रिटी, एक मनुष्य का जो अखंड, जिस कहते हैं अखंडता, तो मनुष्य को अखंड मान समझ करके ही इस बात को हम लोग समझ सकते हैं, इस बात का व्याख्या हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये डॉक्टर केंट का बहुत सारे एग्जाम्पल और इसमें दिए हुए हैं, पेशेंट के साथ कन्वर्सेशन के बातों को लेकर के छोटे, क्योंकि डॉक्टर केंट एक क्लिनिशियन थे, क्लिनिकल प्रैक्टिशनर थे, और क्लिनिकल प्रैक्टिशनर होने के नाते उनको सभी पेशेंट के जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी और क्योर को एस्टैब्लिश करने में जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आते हैं,
उससे उनको काफी अवगत, काफी परिचित थे। इसीलिए वह रोगी की भाषा, रोगी के प्रेम और रोगी के कष्ट को समझते थे, और समझ करके उन्होंने इसको अप्लाई करने के लिए कहा कि डॉक्टर के अंदर में अगर ये इंटेलिजेंस नहीं होगा, डॉक्टर के अंदर में इस एक बात तो पहले आपको गांठ बांध करके रख लेना पड़ेगा कि हम जो मैन जो है सो एक इंटीग्रेटेड पार्ट है, और ये इंटीग्रेटेड पार्ट को लेकर के ही आप चलेंगे तो हमारा रोग ठीक हो सकता है। यही बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण बात है जिसको लेकर के डॉक्टर केंट ने इसको समझाने का प्रयास किया है इस चैप्टर में। ठीक है ना। ये एक हम लोगों के लिए आज का संदेश है। हाईएस्ट आइडियल ऑफ द क्योर का आइडियल तभी आप पूरा कर सकते हैं जब आपको होम्योपैथी के प्रिंसिपल का, सिद्धांत का ज्ञान, चिकित्सा विज्ञान के सिद्धांत का ज्ञान आपको हो, उसको फिर इंटेलिजेंटली आप उसको अप्लाई कर सकें। अगर ये बात आपके अंदर में है तो आप अपने रोगी के साथ में काफी अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। रोगी के साथ में आप इसको रिमूवल, रिस्टोरेशन, सभी कुछ का काम कर सकते हैं। बट आइडियल वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया है, अंत में आइडियल वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया है, आदर्श। तो जब तक हम अपने जीवन को में कोई आदर्श नहीं बनाते हैं, जीवन में अगर हम लोग आदर्श नहीं बनाते हैं तो हम लोगों का आइडियल क्योर पूरा नहीं होता है, कर नहीं सकते हैं। अगर जीवन आपके किसी नियम पर नहीं चलता, नियम को चलना ही आदर्श की ओर है। आदर्श कुछ मिलता नहीं है। एक मृत तृष्णा है, उनके लिए मृत तृष्णा है जो कि कुछ कहते हैं कि एक मृत तृष्णा उनके लिए है जो कि प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन प्रयास जो करते हैं उनके पास में आइडियल के पास में पहुंचना, एक फाइनल निष्कर्ष के पास में पहुंचना असंभव नहीं होता है, वो पहुंच सकते हैं। या हर एक डॉक्टर को अपने अंदर में एक आइडियल बना करके रखना पड़ेगा, एक अपना एक सीमा बना करके, एक गोल बना करके रखना पड़ेगा। एक चिकित्सक अगर अपनी लाइफ में गोल बना लेकर रखता है तो उसके लिए ये आइडियल क्योर की बात काफी कष्टकर नहीं होता है, उसको आसानी से समझ सकता है। तो ये जो है सो हम लोगों का आज का जो हम लोगों ने इसको आज